15-20 साल पहले मोसाद का एक चीफ था, एक कॉन्फ्रेंस में मिला। आपके मेरे ख्याल में दुलत साहब भी थे वहां पर म्यूनिख में। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। तो वहां पर उसने कहा, मोसाद का चीफ, बड़े अच्छे एक दो बंदे मैंने देखे उनके, उसने कहा हमारी सबसे बड़ी गलती होगी कि हम ईरान पर हमला करें। ये क्या बात है, हम तो बड़े फेवरेट बन गए हैं और बहुत अच्छा है, हिंदुस्तान हमको दबा रहा है। इसमें मायोपिक किस्म का व्यू है। और आपने ठीक कहा कि आखिर में मकसद कौन सा है ना, मसला हमारे साथ ज्यादा होगा। मैं तो मोदी साहब जब वो कहते हैं ना वेन ही हैंग्स टफ, मैं तो रशिया से पेट्रोल लूंगा, मैं फलाना काम करूंगा, ये तरीका है अमेरिका के साथ डील करने का। आप लोग जब से दहशत गर्दों के साथ बातचीत कर रहे हैं, वो दहशत गर्द भी इसीलिए बने हुए हैं ना कि हमने उनसे बात नहीं की और उनको दबाने की कोशिश की, दहशतगर्द हो गए। कश्मीर में आपने सबसे जो दौलत का नुस्खा था वो इसलिए कामयाब हुआ, अगर सिर्फ 1.5 साल रहा वहां पर, उसने एक गोली नहीं चलाई। वो कहता आओ मैं तुम्हें स्कूल में दाखिल करा देता हूँ, आओ तुम्हारा मेडिकल करवा देते हैं, आप ये कर देते हैं। इस तरीके से उसने उसको संभाला हुआ था कि वो बड़ा एक्सपर्ट था इस बारे में। तो ये होता है तरीका इन चीजों को संभालने का। तो टीटीपी को संभालना जो है, हमारी तरफ जब बॉर्डर के इस तरफ आते हैं, मैं बता रहा हूँ कि हमारे लोग आते हैं, उनको संभालना हमने, किसी और ने नहीं। ना तालिबान का कोई अफगानिस्तान का काम है, ना हिंदुस्तान का, वो हमारा अपना होता है और उसका तरीका यही होता है। एफ पैक जो है ना, एफ पैक इज द रियलिटी एंड एफ पैक इज देयर टू स्टे। ये बहुत पुरानी बात है, 1950 से मूवमेंट कुछ लोगों की थी, कुछ लोगों का ख्याल था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की कोई एक किस्म की यूनियन हो, कॉन्फेडरेशन हो, एक सब अंडरस्टैंडिंग हो, कहीं ना कहीं आपको मिलकर थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी बस पॉलिसीज की। नहीं किया, कई दफा हो चुका थोड़ा सा, कोई नहीं हुआ। अभी इस वक्त में तो नजर आता है कि हम दोबारा आएंगे उसको। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन करें, या हमारी माताएं बहनें भाई जो एनआरआईज हैं, जो विदेशों से देख रहे हैं, वो हमें पेपल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, ये चैनल आपका ही सपोर्ट चलता है और आपका ही सपोर्ट चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ है लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी, फॉर्मर डीजी आईएसआई एंड फॉर्मर डीजी एमआई पाकिस्तान आर्मी के। हमने सर के साथ पहले भी एक वीडियो किया था जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। सर ने काफी सारी बातें उस वीडियो में कही थी जो आने वाले टाइम में मटेरियलाइज भी हुई एज इट इज। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। फरमाइए जी, बिल्कुल मेहरबानी, शुक्रिया, शुरू करिए। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि सर की 2 बुक्स है जो इंडिया में अवेलेबल है। उनमें एक ये मेरे हाथ में भी मुझे दिख गई थी, तो ऑनर अमंग स्पाइस, आप अमेजोन वगैरह पे आप ले सकते हैं, एंड पाकिस्तान एड्रिफ्ट। ये 2 बुक्स है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये 2 मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, आज भी रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप पढ़ना चाहें। सर ने लिखी है। तो अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान, द प्रॉब्लम्स एंड हाउ द पॉलिटी एंड द सोसाइटी ऑपरेट्स, और इंस्टीट्यूशन जिस तरह से काम करते हैं उसको समझने में आपको बहुत आसानी होती है। तो सर, सबसे पहला सर मेरा सवाल आपको कि सर पिछला जो हमने वीडियो किया था, एट दैट टाइम बहुत सारे अफगान जो है सर उनको पाकिस्तान से डिपोर्ट किया जा रहा था, एंड आप उस चीज के हामी नहीं थे। आपका कहना था कि ये चीज ठीक नहीं हो रही है, उसके रिपरकशंस होंगे। फिर उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो तालिबान रजीम है उसके बीच में काफी कन्फ्रंटेशन भी हुई, दोहा में बातचीत हुई, फिर इस्तांबुल में एक बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन डायलॉग कहीं जाता दिख नहीं रहा है। तो पाकिस्तान की जो करंट पोजीशन है कि ईरान में कभी भी अटैक करने की एक बात चल रही है अमेरिका की तरफ से, इजराइल तो बहुत समय से चाह रहा है कि वो हो, अफगानिस्तान के साथ टेंशन, फिर इंडिया के साथ टेंशन। तो सर, हाउ डू यू सी द करंट पोजीशनिंग ऑफ पाकिस्तान इन द रीजन? आप किस तरह से वही बात देखते है, आपने इसको मेरे ख्याल में मेरी तरफ से सब अब कर ही दिया है। मैंने भी इसीलिए उसको अपोज करता था। अफगानिस्तान की वजह तो एक थी कि मेरा ख्याल था कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो मुल्क जो सा था 40 साल की जंग के बाद उसने अपने आप को फॉरेन ऑक्यूपेशन से आजाद किया। वो वक्त था जबकि हमें पूरी मदद करनी चाहिए एक हमसाये की, और वो सिर्फ एक हमसाये ही नहीं, आम हमसाये नहीं है। आप लोगों को पहले भी बताया होगा कि जो हमेशा उसने हमारी मदद की, जब भी वह इंडिया के साथ 2 लड़ाइयां हुई तो वो हमारा फ्लैंक कवर किया करते थे, कहा करते थे आप इधर से फिक्र मत करें, आप सब ले जाइए फोर्सेज इस पर, क्योंकि वहां पर आपका बड़ा मसला है। लेकिन अभी चूंकि आपने ईरान का भी जिक्र कर दिया, तो ये भी अभी फिट होता है ना कि अगर आप एक रीजन में हैं, हिंदुस्तान के साथ तो मसला हमारा पुराना है, नजर नहीं आता कि कोई उसके अंदर चेंज आएगी। मोदी के बाद तो बिल्कुल ही नहीं कोई मुझे प्रोस्पेक्ट लग रहे कि कुछ बेहतरी की उम्मीद तो नहीं। पहले भी ये था कि स्टेटस को चल सकता था। आपकी जो साउथ ब्लॉक है उसने बड़ा समझ के ये फैसला किया था कि स्टेटस को इंडिया के लिए अच्छा है, हम भी उसको संभाल लेते थे। अभी जो सा है, अभी बिल्कुल
चंद साल जो मोदी के थे उसमें काफी रहा ऊपर चढ़ाव, चाहे पिछले साल की लड़ाई के बाद मेरा ख्याल है कुछ ठहराव आ जाएगा, क्योंकि समझ आ गई होगी कि मोदी की टीम को भी कि सिर्फ इस सारे काम को आप फौजी तरीके से इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ हो जाता है। मैं उसके मतलब तो ज्यादा बात नहीं करना चाहता कि उन 12 दिनों में क्या हुआ, लेकिन असल में एक चीज जो कि जिस पर बहुत लोगों ने बड़े लफ्सा से काम किया वो बड़ी सामने में आ गई। चीन के साथ हमारा जो था बहुत पुराना जो राब्ता था उसके बड़े फायदे हो गए। तो इसके बाद मेरा ख्याल है कि जो ईस्टर्न फ्रंट है तकरीबन तकरीबन एक किस्म का कह सकते हैं स्टेलमेट दोबारा रिस्टोर हो चुका है मेरे अपने ख्याल में। अभी मैं नहीं कह सकता हूँ कि और क्या होगा, लेकिन वो एक बात तो अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि इंडिया की जो पॉलिसी स्टेटस को मेंटेन करने वाली है वो है। इसका मतलब है कि या तो आप उसको गुजारा करें, उसको मैनेज करें, तो या अगर बहुत बड़ा बहुत है तो फिर कोई इतना काम करें जिससे उस स्टेटस को चेंज हो जाए। उसका मतलब है कि बहुत गड़बड़ हो जाए, एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाए, कोई धमाका हो जाए, कोई रिजीम चेंज हो जाए, लेकिन वहां पर कुछ नहीं है तो वहां तो अभी ठीक है। अफगानिस्तान अभी तक मेरा ख्याल है कि वो जो मैंने कहा था कि ये ठीक नहीं है, मेरी अपनी वजूहत थी, ह्यूमैनिटेरियन भी थी, 30-40 साल का हमारा उनके साथ तजर्बा भी था, मेरा अपना बड़ा इंटरेक्शन रहा है अफगान के साथ। और लोग कई यहाँ पर खासतौर पर स्टडीज कम्युनिटी में तो वो नहीं मानते, लेकिन हम लोग मानते हैं कि हमें अफगानिस्तान के साथ मिलकर अच्छा रहना हमारी अपनी मजबूरी है। और अब इतना जो मसला हुआ उसके बाद नुकसान ज्यादा पाकिस्तान का हुआ, क्योंकि अफगानिस्तान ने तो संभाल लिया नई सिचुएशन को, इंडिया के साथ भी ठीक कर लिया, बाकी दुनिया जहां वहां पर पहुंच रही है, उनकी ट्रेड जो है सेंट्रल एशिया से अच्छी हो रही है, अमेरिका जैसा मुल्क वहां पर पैसे भेज रहा है, तो ये एक पाकिस्तान वहां पर एब्सेंट नजर आता है, जो कि अच्छी बात नहीं। अभी तीसरा अगर एक फ्रंट अगर ईरान की बात है, वहां पर ये कहना कि जी सब काम खत्म हो गया वो तो ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कम से कम मेरे हिसाब से कि ईरान पर अमेरिका का हमला करना बहुत मुश्किल था। आज से 15-20 साल पहले मोसाद का एक चीफ था, एक कॉन्फ्रेंस में मिला, आपके मेरे ख्याल में दुलत साहब भी थे वहां पर म्यूनिख में, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, तो वहां पर उसने कहा, मोसाद का चीफ, बड़े अच्छे एक दो बंदे मैंने देखे उनके, उसने कहा हमारी सबसे बड़ी गलती होगी कि हम ईरान पर हमला करें। अभी वो इंटेलिजेंस चीफ था, उसको पता था कि क्या इसकी रेमिफिकेशंस क्या हैं, तेल का क्या होगा, रीजन का क्या होगा। अभी 20 साल के बाद हमने पिछले साल ये भी देख लिया कि अमेरिका की ताकत तो बहुत है, लेकिन ईरान अपने आप को वैसे संभाल सकता। 12 दिन जिस तरह के मिसाइल उसने इसराइल पर दागे, उसका भी हमें पता है कि कितना ज्यादा तकलीफ हुई उनको, और आखिर में उन्होंने अपील की अमेरिका से, अमेरिका आया, और अमेरिका की जो सी है ना, वो जो काइनेटिक पावर जो है वो तो अनमैच्ड है ना, उसमें बहुत नुकसान हो सकता है, और उसकी वजह से उस वक्त से मामला अब खत्म। अभी की सिचुएशन जो है, शोर बहुत बचाया, ये होता है, ये शोर जरूर मचता होता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है कि आपने फिजा को गर्म करना है, लोग जो से टेंडर हुक्स पर आ जाए, मालूम नहीं क्या होगा, खास तौर पर अमेरिका लेड बाय ट्रम्प, उसकी जो सी बातें हैं लोग सुनकर थोड़ा सा परेशान पता नहीं क्यों होते हैं, लेकिन हो जाते हैं, शायद अमेरिका की वजह से। हालांकि कभी ट्रम्प ने अपने जो दावे होते हैं ना, उसका जो रिटोरिक है उसमें ज्यादा उसने कोई नहीं अमल किया हुआ। वेनेजुएला एक और छोटी सी बात थी, लेकिन अदरवाइज ग्रीनलैंड नहीं हो सकेगा उससे, कनाडा नहीं करेगा, टैरिफ्स देख लिया हमने क्या उसका फ्रॉड और फियास्को क्या था, कई मुल्कों को बहुत फर्क भी पड़ा होगा, लेकिन वो भी आर्जी तौर पर। इस सूरत में उसकी तरफ से इतना ज्यादा उनके और उनके हवाइयों की तरफ से, खास तौर पर जो अंग्रेज है ना, ये असल में या तो बी टीम है अमेरिका की, या असल में ये टीम ब्रेन बिहाइंड द होल मिसचिफ अंग्रेज करता है। आप लोगों को ज्यादा पता होगा क्योंकि आप लोगों का ताल्लुक अंग्रेजों से बेहतर है हमारे से, कि उन्होंने भी काफी किया। अभी मसला ये हो गया कि अब क्या करे, अगर कुछ हो, इसराइल को तो हिट कर ही लेगा ईरान किसी ना किसी तरीके से, और इतना बड़ा मुश्किल नहीं है, अभी तो उनके जो से थे बेहतर किस्म के वेपन्स फायर भी नहीं हुए। लेकिन दूसरी जो वहां गल्फ स्टेट्स हैं, उन बेचारियों का बड़ा मसला बन गया कि अगर ये हुआ तो अमेरिका तो बहुत दूर है, लेकिन उनके मुल्क टारगेट होंगे, बेसिस की वजह से हो, चाहे बेस खाली भी हो जाए, तो चूंकि उन्होंने उसके साथ वादे किए हुए थे, कतर है, यूएई है, ईरान है, इवन सऊदी अरेबिया, इन लोगों को फिर इस चीज के मुतालिक क्योंकि तकलीफ थी, सब ने मिल मिलाकर कम से कम अमेरिका को एक, वो कहते हैं ना, एस्केप रूट दे दिया कि अटैक नहीं करना। अभी यहाँ पर तो ये बैठा हुआ है, कोई ये नहीं कह सकता कि जी बस खत्म हो गई। खत्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि
टक जारी रखना जो है ना, ये एक पता नहीं कितने लोगों को, या मेरा ही दिमाग खराब हो गया है कि मैं कहता हूँ कि टक टक रखना अमेरिका के फायदे में है। चाहे कुछ करे या ना करे, लेकिन हलचल रहनी चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान की सुलह हो जाए तो हम अमेरिका को तो नहीं पूछेंगे ना, फिर हम दोनों मिलकर चीन के साथ कर लेंगे, कुछ आपस में कर लेंगे, अमेरिका आउट। इसी तरीके से मिडल ईस्ट में अगर अमन हो गया अमेरिका के लिए, खुदा न खास्ता वहां पर उसका क्राउड खत्म हो जाता है, तो उसने ये जो सी ना चीजें बरकरार रखनी है। हमें, आपने पाकिस्तान का ही पूछा ना, ये अभी बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कहना कि कैसे हम संभाल रहे हैं, क्योंकि मामला एक तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और वो जो होता है ना ट्राइट वॉकिंग, वो बहुत कम लोग जानते हैं उसको कैसे करना सर, फील्ड मार्शल की बहुत तारीफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं, और अमेरिकन जो स्टेट है वो भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव दिख रही है पाकिस्तानी जो अभी करंट रेजीम है उसको लेकर के। तो सर, ईरान में अगर कोई भी मिस एडवेंचर होता है, चाहे वो इसराइल की तरफ से हो चाहे अमेरिका की तरफ से हो, जहां पे पाकिस्तानी स्टेट बहुत क्लोज दिखती है, बहुत फेवरेबल दिखती है वॉशिंगटन में, और फिर जो क्योंकि सर दो चीजें हैं, एक तो है कि आप रजीम चेंज करें, कि आप जो रजीम है उसको हटा करके कोई दूसरे लोगों को, कम्युनिस्टों को लेके आ जाए, या किसी और फैक्टर को लेके, लिबरल सेक्युलर टाइप के लोगों को आप लेके आ जाए। और सर दूसरा है वो इराक वाला मॉडल, जहां पे आप स्टेट को कोलैप्स कर देते हैं, पूरा स्टेट कोलैप्स कर जाता है। तो जाहिर सी बात है, हाउ डू यू सी इट, कि मतलब क्या अमेरिका वहां पे रेजीम चेंज देख रहा है, या वो चाहता है कि वो इराक और लिबिया की तरह वो स्टेट कोलैप्स करे? बिकॉज इसराइल के इंटरेस्ट में ये है कि स्टेट कोलैप्स करे, सिर्फ रेजीम चेंज से इसराइल का एजेंडा सॉल्व नहीं होता। मेरा ख्याल है कि ईरान में इतनी रेजिलियंस है कि वो कोलैप्स नहीं करेगा। ठीक है, मसाइल उनके जरूर है, लेकिन उनकी तारीख देखिए, इस वक्त ईरानी और मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, वो ऐसे मौके पर अपना जो कोई मसला होगा, लेकिन किसी फॉरेन जो स्टेट है उसका हमले पर ये इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे अफगान होते हैं ना, आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन रूस ने हमला किया, अमेरिका ने हमला किया, इनमें से बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। कुछ मिल जाते हैं, कोलैबोरेटर जरूर होते हैं सब जगह पर, खतरनाक होते हैं ये लोग, लेकिन फिर भी, लेकिन अंडर दी सर्कमस्टांस मेरा नहीं ख्याल कि कोई रिजीम कोलैप्स करेगा। मसाइल है उनके, लेकिन वे डिस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर देता है। लोग ये मसले अपने छोड़, इकोनॉमिक जो डिफिकल्टीज उनको छोड़कर, उस वक्त ये फैसला होता है कि ये वक्त नहीं है अभी, ठीक है थोड़ा सा कम रोटी खा लेंगे, लेकिन हमने इसको अपने मुल्क को कमजोर, अपनी नेगोशिएशन पोजीशन कमजोर नहीं कर। जहां तक तारीफ का ताल्लुक है, हमारी तरफ से जो हमारी अगर तारीफ होती है तो मुझे उससे बड़ा फिक्र में लग जाता है, क्योंकि अमेरिका से आपने सुना होगा, आप लोगों ने सबने सुना होगा कि अमेरिका का दोस्त बनना जो है बड़ा खतरनाक काम है। हेनरी लेकिन किसिंजर ने इस जो कहा। ये तो किसिंजर ने बताया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और भी कई लोग हैं और मिसालें बहुत हैं, लेकिन उसने जब से हमारे साथ ये शुरू किया है 2-3 साल से, वो असल में तो टारगेट तो आप है कि भाई हिंदुस्तान पर थोड़ा सा दबाव डालो। जिस दिन आपके साथ ठीक हो गया, ये सारा बाकी वापस हो जाएगा। पाकिस्तान, हाँ जी ठीक है, बड़ा अच्छा किया आपने, फील्ड मार्शल साहब आप आए, खाना खाया, बड़ी मेहरबानी, प्राइम मिनिस्टर साहब आपने हमारी तारीफ की, आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन तो उनका लव अफेयर जो है पुराना, वो तो इंडिया के साथ है, या सो यू थिंक कि ये जो फॉन्डनेस जो दिखाई जा रही है वो कहीं ना कहीं आप पाकिस्तानी लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम या मुश्किलात का सबब बनेगी? कौन क्या चीज? ये जो फॉन्डनेस दिखा रहे हैं, जो मोहब्बत दिखा रहे हैं पाकिस्तान को लेकर के, अभी व्हाइट हाउस में या डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं और पब्लिकली स्टेज पे खड़े होकर कह रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं, यू थिंक ये लॉन्ग टर्म में ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम होगा? मैं यही कह रहा हूँ कि ये तो मसला है बिल्कुल। यहाँ पर अगर लोगों ने 70 साल में कई दफा हमारे हुए, 4-5 दफा हुई, काम खत्म हो गया, उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई, कभी न्यूक्लियर की बात है, कभी अफगानिस्तान की वजह से होगी, तो ये जरूर होती है, इससे हमेशा होती है। इसलिए अगर यहाँ पर लोग इस वक्त कोई जश्न मनाए, ये क्या बात है, हम तो बड़े फेवरेट बन गए हैं और बहुत अच्छा है, हिंदुस्तान हमको दबा रहा है, इसमें मायोपिक किस्म का व्यू है। और आपने ठीक कहा कि आखिर में मकसद कौन सा है ना, मसला हमारे साथ ज्यादा होगा। मैं तो मोदी साहब जब वो कहते हैं ना वेरी हैंग स्टफ, मैं तो रशिया से पेट्रोल लूंगा तो मैं फलाना काम करूंगा, ये तरीका है अमेरिका के साथ डील करने का। तो वहां पर मैं 2-4 नंबर आपको दे देता हूँ, रिलक्टेंटली क्या कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक तरीका है। यहाँ पर भी इतनी जल्दी आपको हथियार नहीं डालने होते। आप कहते हैं जी हाँ बड़ा अच्छा है, लेट्स ट्रेड, लेकिन याद रखिए ये मैसेज बाहर जाना बहुत जरूरी है कि हमारा अपना मसला हिंदुस्तान के साथ अलग है, लेकिन आपकी वजह से इसको खराब नहीं करना, क्योंकि रीजन है, हमने तो इकट्ठे रहना ही रहना। अगर आपका ख्याल है कि आपकी वजह से हम हिंदुस्तान के खिलाफ भी कोई काम करें तो गलत है। इसकी तो प्रेसिडेंट असल में डिसाई ने सेट की थी ना। डिसाई को कहा गया था उस वक्त, आज से जब वो प्राइम मिनिस्टर था, कि पाकिस्तानी जो से है ये न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, इनको जरा दबाओ। क्या जबरदस्त मैसेज दिया था उसने।
اس نے کہا تھا آپ اتنی دور بیٹھے, آپ کی خاطر میں نے ہمسائے کے ساتھ خراب نہیں کرنا. یہی کام ہم نے کچھ سال بعد کیا. ایران کی بات ہو رہی ہے, تو جب ایران کا وہ جو ہوسٹیج کرائسس تھا 444 دن والا, اس زمانے میں وہ امریکہ ہمارا بڑا دوست تھا, کیونکہ روسی آئے ہوئے تھے افغانستان میں, یوز ٹو ورک ٹوگیدر. تو انہوں نے کہا ابھی کچھ کرو نا یہ ایران کے خلاف. یہاں کا جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی وجہ سے یہ ہمارا ہمسایہ, اس کو ہم نے نہیں, اس کی نہیں کرے گا, آپ کی بڑی مہربانی, آپ آئے ہم مدد کرنے کے لیے ہماری رشین آکوپیشن, سوویت آکوپیشن کے خلاف, وہ ٹھیک ہے, لیکن ہم نے ایران کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا. 50 سال ہو گئے اس بات کو. آج تک واشنگٹن میں جو ایرانین انٹرسٹ ہے اس کو لک آفٹر کون کرتا ہے؟ ایمبیسی آف پاکستان. اتنا اچھا فیصلہ تھا ہمارا. تو ہمسایوں کے ساتھ رکھنا اور کسی اور کے بل مطلب اس کی اور وجہ سے خراب کرنا, یہ بڑی نالائکی ہوتی ہے. تو آپ کے ساتھ ہمارا اپنا جو معاملہ ہے وہ ہے, اس کو ہم خود سالو کریں گے, لیکن امریکہ کو کہنا کہ آؤ اور امریکہ کو ہندوستان کا بازو بروڑو, یہ بالکل غلط ہو. ابھی بیچ میں بات چل رہی تھی جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک جو غازہ پیس پلان جو بنا رہے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس, اس میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی پاکستان بھی جو ہے وہ شامل ہو اس ریجن سے نکال کر کے. اگر وہ ایک, ہم سب کو پتا ہے کہ ویسٹ ایشیا ایک میس ہے, وہاں پہ اتنی ساری پرابلمس ہیں, وہاں پہ ایک سیکٹیرین اینگل بھی ہے, لنگوسٹک, کلچرل, ایتھنک, 50 طریقے کی پرابلمس ہیں وہاں پہ, ریلیجس ایک کنفرنٹیشن بھی ہے. تو وہاں پہ اگر آپ پاکستان کی فورسز کو بھیجنے کی بات ہوتی ہے, ہاؤ ڈو یو سی دیٹ ڈیسیجن کی اگر پاکستان یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم 10-15 ہزار 20 ہزار ہم بھیج دیں گے وہاں پہ اس انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس میں, ڈو یو تھنک یہ ڈیسیجن صحیح ڈیسیجن ہوگا؟ دیکھیے, یہ بارہ اس معاملے پر میں نے کسی بندے کو اس کے حق میں بولتے نہیں دیکھا سوائے میری اپنی وجہ ہے. 2 سال وہاں پر بمباری ہوئی, قتل عام ہوا, میسیکر, جونوسائیڈ, سب کچھ ہوا, کسی نے ایک انگلی نہیں اٹھائی, اچھے سے دوستوں نے نہیں کی. مجھے تو پاکستان سے بھی گلا کہ کیوں نہیں کیا, ہم ہمیشہ اپنے پاس میں کیا کرتے تھے نا, جا کر مدد اپنے سیریا کی, جارڈن کی, اچھے دنوں میں کر لیتے تھے. اس دفعہ ہم نے اتنا بڑا ہوتا رہا, کچھ نہیں کیا, کسی اور نے نہیں کیا. نیبرز میں سے جارڈن جیسے ملک تو ملے ہوئے تھے ان کے ساتھ, اور لوگوں نے, جہاں تک عوام کا تعلق ہے کہ اس سے مجھے کوئی شکایت نہیں, عوام سب جگہ جو تھی خاص طور پر ویسٹ میں بڑے سمپیتھیٹک تھے. ابھی ایک موقع ہے, ٹرمپ جیسا ہی آدمی ہے جس نے تھوڑی سی ریلیف پرووائڈ کی ہے, اور اگر ایسے موقع پر ایک اسٹیبلائزیشن فورس چاہیے تو اگر تو آپ ہمت کریں, بھیجیں, دیکھیں کیا ہوتا ہے. پاکستان کا وہاں پر موجودگی سے فلسطینیوں کو تو نقصان نہیں ہو سکتا نا, ہمارے لوگوں کا کچھ ہو کہ مشکل ہو گیا, فلانا ہو گیا, لیکن میرا نہیں خیال, کیونکہ میں نے کہا کہ بہت کم لوگ ہوں گے اس حق میں, تو میرے خیال میں ہم اس اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بننا پاکستان کے لیے کئی اور وجوہات کی سے بہت اچھا ہے. اور سب سے زیادہ اس کی وجہ یہ نہیں کہ پاکستان کا وہاں جھنڈا لگے گا, پیلسٹینینز کو, غازہ کو پتہ لگے کہ ایسے موقع پر ہمارے جیسا ملک بھی وہاں جا سکتا ہے, خطرہ لے سکتا ہے اور ان کی مدد کے لیے جائے گا. یہ میرا اپنا خیال ہے. لیکن یہ میں نے آپ کو میں نے بتا دیا کہ جی اس لون وولف ویو. اگر ہم دیکھیں تو جو اسرائیل کا جو لانگ ٹرم پلان ہے وہ تو یہ ہے نا کہ وہاں کی جو پاپولیشن ہے غازہ کی, ان کو نکال کر کے جو صومالی لینڈ, جو ایک نئی کنٹری ریکگنائز کی ہے اسرائیل نے آؤٹ آف صومالیہ, ان کا یہ ہے کہ ہم ان کو وہاں پہ ریلوکیٹ کریں, ری سیٹل کریں ان کو لے جا کر کے. کر نہیں سکتے, کہنے کو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ کر دے وہ کر دے, 2 ملین لوگ ہوتے ہیں وہاں پر ہے, کس نے آج تک 50 70 80 سال میں کیا کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک کہنا اور ہے کہ جی یہاں پر ہم ایک بیچ ریزورٹ بنا دیں گے, ان کو کہیں اور بھیج دیں گے, اور اگر کریں گے تو وہ موقع بھی ایسا ہوگا جس کے اوپر پاکستان جیسے ملک جو ہے وہاں پر تھوڑا سا کوئی دم خم دکھائے. اوکے, یہ نہیں ہوگا, کرے تو صحیح, کچھ تو کرو یار, بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہتے ہیں, بہت اتنی دور سے بڑا ظلم ہو گیا, یہ تباہی ہو گئی, لیکن اس میں تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا خطر نمرود میں پتہ نہیں چھلانگ لگا دی عشق نے, کوئی ایسا کہ دوسرا ہے. اب کرے, تھوڑی سی ہمت دکھائے, کچھ کرے تاکہ پتہ لگے that you also get counted. اتنا بڑا ملک ہے پاکستان, اسلامی دنیا میں ایک ہی نیوکلیئر پاور ہے, اور ایسے موقع پر ہم کہیں جی ہم نے, ہمارا تو کوئی کام نہیں, ہم تو کچھ نہیں کرتے. یہ میرا ایک ہے تھوڑا سا, you can say that it's a little risky affair, but by all means اگر نہیں لیں گے یہ رسک. آخر جب ہم نے افغانوں کی مدد کرتے تھے, سوویت یونین آیا, اس کا جب ہم نے کہا کہ ہم نے مدد کرنی ہے ان کی, بڑا رسکی. 20 سال نیٹو یہاں پر رہا ہمارے نیبرہڈ میں,
ہم اپنے طریقے سے جتنی کر سکتے تھے افغان ریزسٹنس کی مدد کرتے, سب رسکی تھا, ہر دفعہ کامیاب ہوئے. نیوکلیر پروگرام میں رسک لیا, کامیاب. چین کے ساتھ ہمارا جب تھا 62 میں جب شروع ہوا تو امریکہ ناراض تھا, کامیاب. ایران کا میں پہلے بتا چکا ہوں. تو جب تک آپ لیں گے نہیں, تھوڑا سا رسک نہیں لیں گے, تھوڑا سا گیمبل نہیں کریں گے, کچھ تو کریں. 100% جو ہے نا کامیابی, کبھی کسی کو ایشورنس نہیں مل سکتی کہ آپ یہ کام کریں گے تو کامیاب ہو جائے گا, بٹ ایٹ لیسٹ ٹرائی. بڑا پیچھے بیٹھنا اور دور بیٹھنا تو بڑا آسان کا. یہ جو سارا کا سارا جو 20 سال وار آن ٹیرر چلی ہے, یا ایون جو سوویت کے اگینسٹ جو وار ہوئی, دیر واز اے کاسٹ دیٹ واز پیڈ بائی پیپل آف پاکستان. جو لا اینڈ آرڈر کا سچویشن کریٹ ہوئی اور الگ الگ تنظیمیں بنی اور پھر جو ٹیررزم کی ایک ویو پورے پاکستان نے جھیلی, دیٹ واز آلسو بیکاز ایک وہ جو سوویت انویژن تھا اس کے خلاف جو ہے وہ پاکستان آرمی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سپورٹ کریں گے, تو اس کی کاسٹ بھی تو پے کی نا. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ایک رسکی افیئر آپ نے لیا اور اس کی کاسٹ نہیں پے کی, اینڈ وہ کاسٹ ہزاروں کی تعداد میں پے کرنی پڑی ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ جب آپ فلسطین جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی حماس کی جو ٹرمپ کا اور اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے وہ تو یہ ہے نا کہ حماس اور حزب اللہ کو ڈسارم کرنا ہے, اور یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس اسٹیبلائز کری تب پائے گی جب ان کو ڈسارم کیا جائے گا. تو وین پاکستان ول بی سین ایز اے فورس جو ان آرگنائزیشنز کو ڈسارم کرتی ہے وچ آر ہیویلی پاپولر امنگس دا جو شیعہ پاپولیشن ہے ایران کی, اس میں یا جو ساؤتھ ایشیا میں جو مسلمان ہیں, جو ایون اس میں شیعہ اور سنی دونوں ہی ان دونوں تنظیموں کو سیکٹیرین لائن سے اوپر اٹھ کے سپورٹ کرتے ہیں, اینڈ دے سی دیم ایز اے ٹرو ریزسٹنس فرنٹ اگینسٹ جو زائنسٹ کوٹ ان کوٹ جو ایکسپینشنزم جو کہا جاتا ہے وہاں پہ. ڈونٹ یو تھنک کہ پھر اس کا بھی ایک بلو بیک آئے گا؟ ابھی اگر دوسروں کا ایجنڈے پر اگر چلنا دیکھنا کہ ان کا کیا ایجنڈا ہے, تو اگر وہ ایجنڈا ہمارے حق میں نہیں لگتا اور لگتا ہے کہ پیلسٹینینز کے ایرانین کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, تو وہاں پر آپ کوشش تو کریں نا. یہ کہ جی ہم اس سے جائیں گے جب بالکل سب کچھ ایشور ہو جائے گا کہ جب ہم جائیں گے تو اس کے بعد سب لوگ ہتھیار ڈال دیں گے, ہماری آؤ بھگت کریں گے, ہوتا نہیں. آپ کو سٹینڈ لینا ہے ایک خاص چیز کی وجہ سے. کامیابی شاید نہ ہو, شاید ہو جائے, لیکن آپ ایک دفعہ کوشش تو کریں, کیونکہ یہی میرا مقصد ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر اگر آپ نے بیٹھے رہے اور اسرائیل جیسا ملک وہاں پر جو بھی ہے وہ کرتا رہے, تو کس کو ہم بلیم کریں؟ امریکہ کا تو انٹرسٹ ہے اس کے اندر, یورپ کا بھی ہوگا انٹرسٹ, اسرائیل کا ہے ہی ہے, کچھ وہاں پر جو ان کا ہے. تو جن لوگوں کا نہیں ہے اس میں ہم شامل ہیں. میرا خیال ہے ہندوستان کا مجھے نہیں پتا, ہے مودی کے بعد بہت ہی بدل گیا ہے ان کا اسرائیل اور مڈل ایسٹ کے بارے میں. چین, روس, کئی ملک ہیں جو کہ جن کے ساتھ ہمارا مفاد ملتا ہے, اس کے اوپر ڈپینڈ نہ بھی کرے, کبھی ایک دفعہ کرے اور ہو سکتا ہے وہ کسی وقت مل جائے, لیکن پھر بھی اصل جو ہے نا چیز یہی ہے, ہمت دکھانے کی یہی ہے کہ آپ نے ایسے موقع پر کچھ ایسا کیا, اپنی طرف سے کوشش کی, تاکہ جو آپ کا دشمن یا دوسری سائڈ اس کا ایجنڈے کو فیل کر رہی. پورا ایجنڈا آج تک میں نے نہیں دیکھا کسی ملک کا کسی جگہ پر 100% کامیاب ہوا, کبھی بھی نہیں ہوا. ہندوستان افغانستان میں نہیں ہوا, ابھی پیلسٹائن میں یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ اسرائیل کا جو اپنا ایجنڈا تھا ایتھنک کلینزنگ والا ختم ہو گیا. 2 ملین تھے, ان میں سے 60-70 ہزار بندے مار گئے, کچھ اور بھی ہو گیا ہوگا, کافی ڈسٹرکشن ہوئی. ایجنڈا تو ان کا فلفل نہیں ہوا. اور اس میں جو سب سے بڑا یہ دیکھیے, بعض دفعہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ کون کون تھا اس کے اندر شامل. ساری دنیا میں سے اگر کسی نے کوئی کام کیا, حزب اللہ, ہوتیز اور ایران, حماس تو ہے ہی ہے. یہ ٹوٹل لوگ تھے جنہوں نے گراؤنڈ پر کچھ تھوڑا سا مٹیریل کام کیا. انہوں نے یہ تو نہیں پوچھا نا کہ جی ہم تو بڑے دیکھو نا چھوٹے سے ہیں, ہمارا کیا بنے گا اور پھر کیا ہو جائے گا. ان کا ایک ہے مشن ہے, ایک کام ہے, ایک چیز ہے, ایک کاز ہے جس میں ہم بلیو کرتے ہیں, ہم نے تو کرنا. تو یہ فرق ہوتا ہے جی بالکل. اور یہ جب بھی کیا, میں 4-5 مثالیں دے چکا ہوں کہ ہم نے جب بھی وہ کیا یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ کرنے والی چیز ہے, کامیابی ہوئی. جب کسی اور کے ایجنڈے پر کام کرنے کی چوری کی کوشش کی, مشرف جیسے 9/11 کے بعد 1-2 سال فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ کام امریکہ کے انڈر کور اور ان کی مدد کر کے ہمارا کام نہیں بنے گا, ہمیں تکلیف ہوگی. اس وقت سے ہمارا کام بدلنا شروع ہوا, اور یہ رسک ہی تھا. کوئی بغیر ہے وہ دریا میں کہتے ہیں نا منافع بہت زیادہ ہے, لیکن ہے ذرا خطرہ ہوتا ہے اس کے اندر جانے کا. سر, ڈو یو تھنک کہ جو پاکستان کی بھی پالیسی ہے ود ریگارڈس ٹو ریجن وہ بہت کنسسٹنٹ تو نہیں رہی ہے؟ بیکاز اب آپ دیکھ لیجیے کہ جہاں تک ٹی پی کی بات کر لیں, ابھی پھر ایک آپریشن کی بات چل رہی ہے کہ کوئی آپریشن لانچ کرنے والے ہیں. آپریشن تو بہت سارے ہوئے, آپریشن شیردل, راہ راست, رد الفساد اور دنیا ضرب ارض, بہت سارے آپریشن ہوئے. اب پھر ایک نیا آپریشن کرنے کی بات ہو رہی ہے
ہے کہ وہی ساؤتھ وزیرستان میں اور فاٹا کے علاقوں میں ہم جا کر کے اب آپریشن کریں گے. ایسا کیا ریزلٹ ابھی تک کے آپریشن سے ملا ہے جو اب ایک اور آپریشن کر کے مل جائے گا سر؟ ایک تو سوال یہ ہے، اور ایک دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے سوال کا کہ کیا ان آپریشنز کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہوتے ہیں؟ بیکاز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر آپریشن کے بعد وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، جو لوکلز ہیں، ان کے اندر اینٹی اسٹیٹ فیلنگز جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ کے آتی ہے باہر. یہ آپ لوگوں نے کتابیں دونوں اٹھانی ہوئی ہے نا، یہ جو اسپائی کرونیکل والی، اس کے اندر دولت صاحب کی اور میری جو ڈسکشن میں کئی چیزوں کے متعلق اتفاق ہوا، کئی پر نہیں ہوا. ایک چیز پر تو ہم دونوں متفق تھے نا کہ کاؤنٹر ایجنسی جو ہے فوجی مسئلہ نہیں ہے. یہ پرانی پڑھائی ہے ہماری، ہم نے شروع کر دیا تھا پڑھنا فوراً ایسٹ پاکستان کے ڈبیکل کے بعد، کیونکہ وہاں پر بھی جو کاؤنٹر ایجنسی آپریشن تھا وہ فیل ہو گیا. اس کے بعد ہم نے کہا پڑھے دیکھیں یہ ہوتا کیا ہے، اور آخر میں نتیجہ نکلا. اس کے اوپر سب لوگ یہ تقریباً کنسنسس ہو گیا کہ یہ کام سیاسی طور پر حل ہوتا ہے. فوج آن کال ہوتی ہے ایمرجنسی کے، تو آپریشن ہے اگر فوجی آپریشن ہی کرتے رہیں گے تو فیل ہوں گے، اس میں کیا شک ہے بھائی. بلوچستان میں چھوٹے سے چند ہزار لوگ ہیں جو ناراض ہیں اس حد تک، جو کہ انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں. 60-70 سال میں نہیں ہوئے نا رات. تو یہاں پر تو کچھ زیادہ لوگ ہیں، ان کی ٹریڈیشن بڑی ہے لڑائی بڑائی کی، تو یہ کامیاب پر فوجی آپریشن نہیں ہو سکتا. یہی کہتے رہتے ہیں یہاں کے بھی لوگ کہ آپ اس کو سیاسی طور پر حل کریں جہاں تک ہو، لیکن جیسے شروع کرتے ہیں ایک اور شور پڑ جاتا ہے. آپ لوگ جب سے دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، وہ دہشت گرد بھی اسی لیے بنے ہوئے نا کہ ہم نے ان سے بات نہیں کی اور ان کو دبانے کی کوشش کی، دہشت گرد ہو گئے. کشمیر میں آپ نے سب سے جو دولت کا نسخہ تھا وہ اس لیے کامیاب ہوا، اگر صرف 1.5 سال رہا وہاں پر، نے ایک گولی نہیں چلائی. وہ کہتا آؤ میں تمہیں اسکول میں داخل کرا دیتا ہوں، آؤ تمہارا میڈیکل کروا دیتے ہیں، آپ یہ کر دیتے ہیں. اس طریقے سے اس نے اس کو سنبھالا ہوا تھا کہ وہ بڑا ایکسپرٹ تھا اس بارے میں. تو یہ ہوتا ہے طریقہ ان چیزوں کو سنبھالنے کا. فوجی آپریشن کے میں تو حق میں نہیں ہوں، شروع سے نہیں. ایک آدھ دفعہ میرے پاس فیصلہ ہوا بھی یہاں پر کہ آئندہ نہیں کریں گے، لیکن پھر جب وہ گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر شور مچ جاتا ہے، پھر کوئی اور پھر بیچ میں کود پڑتا ہے. ہاں جی اللہ کا شکر ہے ابھی دوبارہ ہم نے شروع کر دیا، ان کو مارنا نہیں ہوگا کام. تو ہاؤ ڈو یو سی، بیکاز کنسسٹنسی کی میں نے اس لیے بات کی بیکاز ایک ٹائم پہ ٹی ٹی پی کو میرے خیال سے جنرل کیانی نے کہا تھا کہ دے آر پیٹریٹس. ان کو آپ نے پیٹریٹ کہہ دیا کہ بھئی وہ بہت حب الوطن ہیں جو ٹی ٹی پی والے ہیں، اور 20-25 ایئرس ڈاؤن دا لائن آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو پیٹریٹ تو چھوڑے ہیں، یہ تو سارے دہشت گرد ہیں اور یہ سارے فتنہ الخوارج ہیں، فتنہ الہندوستان ہیں، اور اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے. مجھے نہیں معلوم کیا کہا تھا ہم نے اس زمانے میں اور بعد میں کیا ہے، لیکن کوئی ہو بھی دہشت گرد نا، اس کو سنبھالنے کے لیے آپ کو یہی کرنا ہوتا ہے. اپنے لوگ ہیں ہمارے، اگر ناراض بھی ہے تو کام بھی ہمارا ہی ہے. ٹی ٹی پی تو ہماری غلطیوں کی وجہ سے بنی تھی نا. مشرف صاحب نے جب فوج بھیجی 2003 میں ساؤتھ وزیرستان میں، تو پہلی دفعہ میں نے فیصلہ کیا کہ ابھی پبلک آنا ہے مجھے، کیونکہ پہلے تو میں اپنی خیال تھا چپ کے بغیر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن پھر میں آ گیا سامنے. میں نے کہا یہ بڑی گڑبڑ کی، یہاں پر فوج نہیں بھیجنی تھی کیونکہ ٹریبل ایریا کا ہمیں پتا کیا ہوتا ہے یہاں پر ہوتا ہے. پہلا جو تھا گروپ ٹی ٹی پی کا وہاں سے بنا. اس کے بعد ایڈ ہوتے گئے، کوئی ہماری پالیسی افغانستان کے خلاف تھا، کوئی ہماری وہ کہہ سکتے ہیں نا جو کہ شریعت والے ہیں وہ بھی آ گئے. تو 40 گروپ بن گئے. ٹی ٹی پی اتنا ملمہ بن گیا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کس کو کیا کرے. تو ٹی ٹی پی اس وجہ سے بنی. ابھی جو بھی ہے وہ ہو گیا. 20-25 سال کے بعد ایک ہے گروپ افغانستان میں، وہ جا کر انہوں نے طالبان کے ساتھ مل کر قیادت کی. ان کے لیے وہ ویلکم گروپ ہے، ان کی ٹریڈیشن ہے. انہوں نے تو ان کو کبھی کچھ نہیں کرنا کیونکہ یہ ان کی مدد کر چکے ہیں. لیکن ان کا ایک بھی ہے کہ اگر یہ آپ لوگوں کی کوئی تکلیف ہے تو جب آپ کے ملک میں آتے ہیں، اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی فوج ہے، تو آپ سنبھالیں. یہ ٹھیک کر رہے ہیں. تو ٹی ٹی پی کو سنبھالنا جو ہے ہماری طرف، جب بارڈر کے اس طرف آتے ہیں، میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے لوگ ہیں آتے ہیں، ان کو سنبھالنا ہم نے، کسی اور نے نہیں. نہ طالبان کا کوئی افغانستان کا کام ہے، نہ ہندوستان کا. وہ ہمارا اپنا ہوتا ہے اور اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے جو پرانی سکھلائی ہے کہ آپ ہر قسم کی کوشش کرتے ہیں. 2-4 بندے آج راج کر لیے، 2-4 بندے ہم نے کل مار دیے، لیکن آہستہ آہستہ یہ اس طریقے سے سنبھالے جاتے ہیں. کسی اور کو یہ کہنا کہ تم نے یہ نہیں کیا تو تمہارے پاس ویپن پتہ نہیں امریکہ کے ہیں، ٹھیک نہیں بنتا تھا. تو یہ نہیں ہوتا. جی آپ دیکھیے، آپ کے ہاں کئی دفعہ ایسے لوگ ہوئے، مجھے وہ الفا بھی یاد ہے. وہ لوگ تھے، انہوں نے بھی بغاوت کی، ہوا بس 30 سال چلتا رہا. آخر میں کسی بندے کو شکل آئی، انہوں نے ان کو رام کیا، پھر جا کے بات بنتی ہے.
एक ब्रॉड कंसेंसस है इंडिया में भी, और मैं मानता हूँ पाकिस्तान का भी जो इंटेलिजेंशिया है उसमें भी ये एक ब्रॉड कंसेंसस है कि जो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट जो लड़ाई लड़ी पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए, दैट वाज नॉट अमेरिकाज वॉर, दैट वाज पाकिस्तान वॉर, वो पाकिस्तान की कौन वॉर थी। और किस जो कौन सी सोवियत वाली कौन सी वॉर? सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में, जो सोवियत इन्वेजन के अगेंस्ट में लड़ी गई, अच्छा, हाँ जी। तो दैट वाज पाकिस्तान वॉर, दैट वाज नॉट अमेरिकाज वॉर, ये बोलते हैं। हाँ, देखिए ये बात ठीक है। मैं यहीं पर यही बता दूं कि अगर कोई लड़ाई हमारे मुल्क में लड़ी जा रही है, चाहे किसी के बिहाव पर भी लड़ी जा रही हो, हिंदुस्तान या अमेरिका या रूस के बिहाव पर, वो लड़ाई हमारी लड़ाई लड़ रही है। अभी वो ये तो नहीं कह सकते कि नहीं ये हमारी लड़ाई है, हमारे इलाके में लड़ रही जा रही है, हमारे पर इफेक्ट हो रहा है, चाहे वो अमेरिका बॉम्ब कर रहा है या कहीं और से कुछ आ रहा है, लड़ाई हमारी है। ये नहीं होता कि जी ओनरशिप जो है ना वॉर की हमारे इलाके में जब भी होगी हमारी होगी वो लड़ाई। मुझे नहीं पता किसने कहा कि हमारी लड़ाई नहीं है। ओ भाई आपकी लड़ाई नहीं तो कौन लड़ेगा इनके साथ? ये तो बेवकूफों वाली बात है ना। नहीं, बिकॉज जैसे वॉर ऑन टेरर को कहते हैं कि जो मुशर्रफ ने लड़ी, बोलते हैं कि वो अमेरिका की जंग हमको नहीं लड़नी चाहिए थी। ये गलती जरूर हो सकती है कि जी आपकी कोलैबोरेशन की वजह से ये इसलिए लड़ी गई, लेकिन जब शुरू है और जब हमारे यहाँ बम फट रहे हैं या ड्रोन आ रहे हैं, लड़ाई फिर हमारी बन गई। तो मुशर्रफ की गलती किसी और की गलती हो सकती है, लेकिन जब लड़ाई हमारे, मैंने कह रहा हूँ कि कौन लड़ेगा और इस हमारे अलावा कौन लड़ेगा? कोई और आके अमेरिका ने अगर ये किया तो अमेरिका तो नहीं लड़ेगा ना आकर, वो तो कहेगा हाँ मैं आता हूँ लड़ने के लिए, क्या आप मुझको आने देंगे? दैट इज देन योर वॉर। ये तो इसमें कभी कोई शक नहीं हुआ, किसी की वजह से भी हुआ हो। लेकिन मैंने मुशर्रफ की बात बता रही है इसके ऊपर कि जी साल डेढ़ के में ही समझ आ गई कि हम ये जो लड़ रहे हैं, ये जो हमने कहा कि आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे अफगान तालिबान के खिलाफ और फलाना फलाना फलाना, गलत पॉलिसी थी। उसको फिर हमने ठीक किया। कुछ और लोग थे, मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, मैं तो उस वक्त तक बड़े अरसे से रिटायर हो गया था ना। तो उन लोगों ने इसको फिर ठीक किया और मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा किया कि चाहे 15-20 साल लगे, अफगानिस्तान में अफगान तालिबान जो अफगान रेजिस्टेंस है उसने काम किया। हमारी तरफ से थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन जरूर हुई, लेकिन बस आखिर में इंजाम उसका ये हुआ अफगानिस्तान आजाद हो गया। आजादी से बड़ी कोई है, कोई और चीज, कोई नेमत है इससे बड़ी? हाउ डू यू सी फ्यूचर? एक लास्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान और जो तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते को आप फर्दर कैसे देखते हैं? बिकॉज जो वापस गए हैं, जो करीब 20 लाख लोग हैं जो वापस जा चुके हैं, तो वो तो एक बहुत ही बैड नेम, एक जो सॉफ्ट पावर थी आपकी, जो आपने हमको अपने यहाँ पे जगह दे करके बनाई थी, एक गुडविल क्रिएट की थी, अब वो तो गुडविल सारी मिट्टी में मिल गई ना। मतलब वो तो अब जो वापस गए वो तो जाकर के वहां पे बुराइयां कर रहे हैं, और जो पहले से वहां पे एक एंटी पाकिस्तान एलिमेंट था वो और एम्बोल्डन हुआ है कि हम तो पहले ही कहते थे। और तालिबान को हम देख रहे हैं कि इवन फॉर दैट मैटर कि आज की डेट में तालिबान हो चाहे तालिबान को ये बात समझ में आ गई कि अगर हम कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ रखते हैं तो हमको कहीं ना कहीं जो आवाम है पाकिस्तान अफगानिस्तान की, उसमें हमको जो है पॉपुलैरिटी मिलती है। जो हमारे सपोर्टर्स नहीं भी हैं वो भी ये कहते हैं चलो कम से कम पाकिस्तान के खिलाफ तो खड़े हो गई है, तो उनको लेजिटिमेसी भी प्रोवाइड हो रही है। तो अगर ये लेवरेज बन गया पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट तालिबान के लिए, अपनी लेजिटिमेसी और अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को मेंटेन या क्रिएट करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, हाउ प्रॉब्लमैटिक डू यू थिंक एंड हाउ इज पाकिस्तान गोइंग टू कम ओवर दिस? मैं इसका जवाब मेरा ख्याल है कई तरीके से जवाब तो दे चुका हूँ कि गलती थी, लेकिन ये जो है ना असल में कि होगा क्या, ये उसके मतलब मुझे बड़ा यकीन है कि क्योंकि अवाम दोनों मुल्कों के जो है ना वो तो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, हमदर्दी है, तल्लकात बहुत है, एथनिक, रिलीजियस, ट्राइबल, हर किस्म के, नेबरली तो है ही है। So we'll come back to that old, relationship in which there would be some friction. Neighbors के अंदर होते हैं, मुल्क के अंदर भी होते हैं, वहां भी होंगे, but I don't think that this enmity will last for very long. इसलिए कि हमारी ये मजबूरी है, अब भी नजर आ रही है कि हमने उनके साथ ही मिलकर काम करना है ना। हिंदुस्तान के साथ मिलकर भी काम करना चाहते हैं, अगर मुश्किल है तो ठीक है इंतजार कर लेते हैं, लेकिन अफगानिस्तान के साथ मिलकर काम करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इस वक्त जो भी हमने किया 2-2.5 साल में, अफगानों को यकीन है, खासतौर पर वो जो 2 लाख बंदे गए हैं, वो बड़ी जाती थी, लेकिन हमारा अपना नुकसान भी तो हो रहा है ना। हमारी ट्रेड जो सी है सेंट्रल एशिया के साथ वो भी इफेक्टेड। कई चीजें थी जो कि यहाँ से जाती थी अफगानिस्तान, वो भी नहीं थी। फिर रीजन का तो अपना है ये मसला, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत देर रहेगा। आसार ये नजर आ रहे हैं कि हम वापस आएंगे और कोई ना कोई बातचीत से इसको ठीक कर लें। तो
FPAC जो है ना, FPAC is a reality and FPAC is there to stay. ये बहुत पुरानी बात है, 1950 से मूवमेंट कुछ लोगों की थी, कुछ लोगों का ख्याल था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की कोई एक किस्म की यूनियन हो, कॉन्फेडरेशन हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो, कहीं ना कहीं आपको मिलकर थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी बस पॉलिसीज की। नहीं किया, कई दफा हो चुका थोड़ा सा, कोई नहीं हुआ। अभी इस वक्त में तो नजर आता है कि हम दोबारा आएंगे उसके ऊपर। एक फाइनली एक आपका आप इस पे कमेंट या रिमार्क, कोई सवाल तो नहीं है, डू यू एक्चुअली कंसिडर कि जो आपने अभी बात जो की उससे ये बात निकली है कि भाई नेबर तो है, रहना तो है साथ में, तो एक तरफ एक नेबर को आप बोलेंगे कि ये खारजी हैं, दूसरे को आप कहेंगे कि ये जो है ये हम दो हिंदू और मुसलमान दो कौमियतें नहीं है, दो अलग अलग सिविलाइजेशंस हैं, दो लोग नहीं है, सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशनल तो अगर रूट्स देखें तो वो तो फैक्चुअली इनकरेक्ट हो गया ना, सिविलाइजेशन तो सेम ही है, सिविलाइजेशन तो अलग नहीं है। ठीक है, रिलीजियस बिलीफ अलग हो सकते हैं, बट सिविलाइज ये तो स्टेटमेंट देना कि सिविलाइजेशन ही अलग हैं और एक को आप फर्जी बोल रहे हैं। इन चीजों पर कई कवासियत होती है, आदमी को जरूरी नहीं कि एक को चुन लिया जाए। हिंदू और मुसलमानों में फर्क जरूर होगा, कई किस्म के फर्क थे, कई किस्म की आज भी है, आपके यहाँ भी होता है, यहाँ पर पहले था, अब शायद कम हो गया है। लेकिन इसका ये कभी मतलब नहीं होता कि आप लोग इकट्ठे एक रह नहीं सकते। बाज़ दफा आपकी जाती मजबूरी या मतलब है कि वेस्टेड इंटरेस्ट कहते हैं उसकी वजह से हो जाएगा, लेकिन भी कौन होता है कि भाई अब रहना जो है इकट्ठा, तो कोई निकालो तरीका। आखिर हिंदुस्तान में सेंचुरीज में कई के लोग थे, इकट्ठे रहे भी। अभी ये मिसाल देते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन 700-800 साल वहां पर जो हुकूमत थी मुसलमानों की, उसमें कितना था फर्क डालते होते थे ये लोग कि जी हिंदू नहीं तो मुसलमान होना चाहिए। बड़ी बड़ी जो थी वजारतें थी नॉन मुस्लिम्स के पास, बड़े जर्नैल थे जो वहां पर राजपुताना के, हर किस्म की चीज है, उसको अकोमोडेशन कर सकते हैं। सिविलाइजेशन का जहां तक ताल्लुक है, वहां पर तो मैं कहूंगा कि सिविलाइजेशन तो अच्छी होती है ना, कई किस्म की चीजें डिफाइन की जा सकती है और सिविलाइजेशन के अंदर थोड़ा बहुत क्लैश भी होता है। वो हंटिंगटन ने गलत नहीं था कहा, क्लैश का होता है, जरूरी नहीं कि लड़ाई होता है, क्योंकि डिफरेंस है ना, आखिर आपकी आइडियोलॉजी में फर्क है। सबसे बड़ा फर्क लोगों में है भी यही ना, आइडियोलॉजिकल, आप सोचते कैसे हैं। आपने अकोमोडेट कर लिया, जैसे सब कॉन्टिनेंट में सेंचुरीज में हुआ था। अफगानिस्तान में अच्छे दिनों में औरतें ज्यादा थी, यूनिवर्सिटी शिया जो से थी उनकी भी काफी वहां पर मिल जाता होता था। यहाँ पर पाकिस्तान जैसे मुल्क को तो कोई कह भी नहीं सकता, क्योंकि इसका फाउंडर ही शिया था। उसकी कैबिनेट में हिंदू भी थे, उसके अंदर में जो पता है मेरा क्रिश्चियन वगैरह भी थे। एक सबसे हमारा जो कामयाब फॉरेन मिनिस्टर था, बाद में उसको नॉन मुस्लिम कर दिया, लेकिन वो एक कदियानी था, जफरुल्लाह खान। जी जफरुल्लाह खान की बात होती है। तो ये चीजें परमानेंट नहीं होती है, सिविलाइजेशन का क्लैश भी परमानेंट नहीं होता, लेकिन है ऐसा ही होता है। यू हैव टू फाइंड कि हाउ डू वी नाउ एग्जिस्ट साइड बाय साइड, एंड दैट डज नॉट हैपन वेरी ऑफ्टन। सो मेनी पीपल हैव अ प्रॉब्लम। अमेरिका में आजकल देख लीजिए क्या है, एक आध मुल्क का जो मेजर तजर्बा है बाहर के सब चीजों के बावजूद, जर्मनी में प्रोटेस्टेंट्स और जो थे कैथोलिक कहीं ना कहीं खटखुट हो जाता है। बहुत वेलकम किया, लेकिन किसी मौके पर आकर हो गया। और बाज दफा कई लोग तो उनमें से कहे हाँ जी यूरोप तो है, आए भी है, लेकिन है मुसलमान इसलिए ठीक नहीं। दिस गोस ऑन, दिस इज इनएविटेबल। कोई ऐसा दुश्मन नहीं है किसी के पास जो कहे कि नहीं ये सारे डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे, नहीं होते। The trick is how do you manage, and we have not done too badly, frankly. I don't think Pakistan has done too badly. कुछ लोगों का बिल्कुल दम नहीं ठीक होता इसके मतलब एटीट्यूड, मैं मानता हूँ, लेकिन लोग हैं, नॉट माशरा। माशरे के अंदर बहुत अकोमोडेशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वंस अगेन हमारे व्यूअर्स से मैं कहूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और आप हमें सपोर्ट करें, एंड विल ट्राई कि सर को थोड़ा और फ्रीक्वेंटली, क्योंकि गैप बहुत बड़ा हो गया, ऑलमोस्ट 2 साल का गैप हो गया दोबारा करने के लिए। तो सर आपसे भी रिक्वेस्ट है कि हम अगर फ्रीक्वेंटली करें, थोड़ा 2 साल के बजाय अगर 2-3 महीने में भी करें। मैं बहुत कम आता हूँ अभी, मेरे में अभी बहुत सी नहीं बड़ी बातें कर ली, अभी दूसरी जनरेशन का काम है। अगली दफा बुलाइए ना दुलत साहब को। हाँ डेफिनेटली बुलाता हूँ मैं। अगली बार एक कॉन्वर्सेशन डायलॉग रखते हैं, दोनों से बात करवाएं, फिर मजा आएगा। ठीक है, मैं अगली बार पैनल डिस्कशन रखते हैं फिर अगली बार। जी हाँ, थैंक यू सो मच सर फॉर टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट। खुदा हाफिज़।